हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय सिंह फेयरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं 5.3 रेडिएशन के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने वाइब्रेशन पढ़ा था कि वाइब्रेशन से क्या क्या खतरे होते हैं, उसके रिस्क क्या है, उसके क्या कंसिक्वेंस होंगे और कैसे उससे बचें, यानी कि उसके कंट्रोल मेजर्स के बारे में देखे थे। सेम पैटर्न इसमें भी होगा। रेडिएशन में जानेंगे कि इसमें क्या हजार्ड है, रिस्क है, कंसिक्वेंस और इसके कंट्रोल मेजर क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ इसमें सिस्टमेटिक हम लोग देखेंगे। और तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेडिएशन कितने तरह का होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेडिएशन। एक तो आयोनाइजिंग और दूसरा नॉन आयोनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग, ये दो तरह का होता है। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन किसे कहते हैं? ये ऐसा रेडिएशन है जो कि आयोनाइज नहीं करता है किसी मटेरियल को, यानी कि उसके सेल्स में किसी तरह का चेंजेस नहीं आते हैं और मटेरियल उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो ये क्या है? नॉन आयोनाइजिंग। जैसे विजिबल लाइट जो भी है, इसमें किसी तरह का कोई जो मटेरियल है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, इसीलिए इसको नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन बोलते हैं। और आयोनाइजिंग रेडिएशन किसे बोलते हैं कि डज कॉज आयोनाइजिंग इन द मटेरियल दैट एब्जॉर्ब इट, यानी कि वो मटेरियल में उसमें उसके सेल में चेंज करता है, ये उसमें चेंजेज आते हैं, इसके आयन उसमें एब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि ये आयोनाइजिंग मटेरियल है। जैसे एक्सरे है, अल्फ़ा है, बीटा है, गामा रे है। अगर हमारे बॉडी पे पड़ता है तो ये हमारे बॉडी के सेल्स को चेंज करता है और इसके आयन एब्जॉर्ब होते हैं। तो इसलिए ये सबसे पहले जान लेना होगा कि दो तरह का रेडिएशन होता है, नॉन आयोनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग। तो अल्ट्रावायलेट जो रे है, जो कि सूर्य की जो किरण है, सनलाइट है, उसमें रहता है। तो इसके क्या क्या इसके इफ़ेक्ट हैं, आइए देखते हैं। तो ये एक हाई फ्रीक्वेंसी रे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द वाइट हॉट मटेरियल। जो वाइट हॉट मटेरियल होता है, जैसे वेल्डिंग वगैरह जब करते हैं ना, आर्क वेल्डिंग वगैरह, तो उसमें से जो रे निकलता है ना, उसे वो अल्ट्रावायलेट रे है। और सन से भी जो आता है रे ऊपर से, वो भी अल्ट्रावायलेट रे है। विजिबल लाइट क्या होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिटवीन यूवी एंड आईआर फ्रीक्वेंसी। आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी का एक बैंड होता है, उसमें अलग अलग लाइटों का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये जो विजिबल लाइट है वो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी होती है एंड विजिबल टू द ह्यूमन आई, और ह्यूमन आई इसको देख सकता है। कुछ रे हम नहीं देख पाते हैं और कुछ, तो ये सारे विजिबल लाइट में आते हैं। इंफ्रारेड जो है ये लो फ्रीक्वेंसी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इमिटेड बाय रेड हॉट। जब हम कोई मटेरियल, आप स्टील प्लांट वगैरह में जब मेटल को गर्म किया जाता है तो पूरा रेड हॉट हो जाता है और उसमें से जो लाइट निकलता है उसे ये इंफ्रारेड, मतलब ये हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं कि आप कहाँ इसको देख सकते हैं इस तरह का लाइट को। मोल्टेन मेटल बीइंग पोर्ड इनटू द कास्टिंग, ये आप देख रहे हैं। माइक्रोवेव जो घर में हम यूज़ करते हैं बहुत सारे बेकरी आइटम बनाने के लिए, तो वो ये जो है एक लोअर फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय माइक्रोवेव जनरेटर। तो जहाँ भी माइक्रोवेव अगर यूज हो रहा होगा किचन में, वहाँ पे माइक्रोवेव आपको मिल जाएगा। रेडियो वेव जो है, जैसे हम जो एंटीना वगैरह यूज़ करते हैं ना, ये लो फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय एंटीना। तो जहाँ भी एंटीना वगैरह पे लोग काम करते होंगे, उसके आसपास जो काम करते होंगे, उन्हें रेडियो वेव्स मिलेगा। तो वहाँ इस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए। मैं ये वीडियो काफ़ी गैप के बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ और काफ़ी लोगों को कमेंट आया, काफ़ी अच्छा लगा और आई थिंक आप लोग फिर इसको कंटिन्यू वॉच करेंगे। तो टिपिकल ऑक्यूपेशनल सोर्स ऑफ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन,
नॉन आयोनाइजिंग, जैसा कि नेम इंडिकेट करता है, ये कोई मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये किसी मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं करेगा। तो ये नॉन आयोनाइजिंग कौन कौन से हैं? अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। इसका सोर्स क्या है? तो मैंने बताया कि यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट रे का सोर्स सनलाइट है और आर्क वेल्डिंग है। विजिबल लाइट का सोर्स क्या है? लेजर्स है। इंफ्रारेड का सोर्स क्या है? रेड हॉट स्टील जो कि मेल्ट करते हैं, ग्लास जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पे। और माइक्रोवेव जो है वो है फूड प्रिपरेशन, जहाँ पे खासकर बेकरी आइटम वगैरह जो बनाते हैं। और टेली कम्युनिकेशन में ये मिलेगा। रेडियो वेव जो है रेडियो, टीवी, रडार वगैरह जहाँ पे होगा वहाँ पे ये होंगे। ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट का इफेक्ट क्या होता है? ये स्किन को बर्न करता है। आर्क आई यानी कि आँख जो है वो पानी आना हो जाता है, और जैसे कि आप देखे होंगे वेल्डिंग वगैरह देखे होंगे तो आर्क आई उसको बोलते हैं। स्किन कैंसर होने का चांस रहता है। और विजिबल लाइट जो है उससे टेम्प्रोरी ब्लाइंडनेस होने का चांस रहता है, अगर आँख पे पड़ता है तो कुछ समय तक दिखाई नहीं देगा। और इंफ्रारेड से रेडनेस और स्किन बर्न होता है, और रेटिनल बर्न और कैटरेक्ट्स। माइक्रोवेव में इंटरनल हीटिंग होता है और ऑर्गन डैमेज होता है। रेडियो वेव से इंटरनल हीटिंग होता है और ऑर्गन डैमेज। तो ये जो लाइट है आप देख रहे हैं कि यहाँ से मिलता है। इससे सोर्स तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये कुछ टिपिकल एग्जाम्पल हैं। तो आपके साइटों पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के लाइट आ सकते हैं और इसके ये इफ़ेक्ट्स हैं। तो आइए एक ये ग्रुप एक्सरसाइज के लिए है जो कि आपको करना है कि यू आर गोइंग ऑन हॉलीडे टू हॉट कंट्री विथ लॉन्ग आवर्स ऑफ सनशाइन, डिस्कस हाउ यू विल प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द सन फ्रॉम द यूवी लाइट। आप किसी ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे सनशाइन बहुत हॉट कंट्री है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे धूप निकलेगा, तो आप वहाँ पे कैसे बचेंगे यूवी लाइट से? सन से है कौन सा लाइट निकलता है? अल्ट्रावायलेट। तो इससे आप कैसे बचेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट से क्या क्या हो सकता है, तो स्किन बर्न हो सकता है, आर्क आई हो सकता है, स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप टाइम रिड्यूस करेंगे, यानी कि बहुत कम समय पर सन में रहेंगे। आप दिन में यानी कि लगभग 12-1 बजे जब सन जो है पूरी तरह से हॉट हो जाता है, उस समय आपको जो है आपके ऊपर होता है, उस समय आपको बाहर नहीं निकलना है। और डिस्टेंस मेंटेन करना है, यानी कि नॉट यूज़फुल इन द कॉन्टेस्ट। यहाँ आप वहाँ सन से तो कोई डिस्टेंस मेंटेन कर नहीं सकते, तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। और शील्डिंग आप कर सकते हैं, यानी कि आप किसी बिल्डिंग के अंदर में रहें, दिन ना निकले धूप में ज़्यादा। और क्लोथिंग पहने, हैट पहने, टोपी वगैरह लगाएं जिससे कि सन ना आए। और पारासोल और सन ग्लासेस का यूज़ करें, सन क्रीम का यूज़ करें। तो ये सब जो है आप करके और बच सकते हैं। तो देखा कि आपने कि अगर प्रोटेक्ट करना है अपने को तो कौन कौन सा प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं कंट्रोलिंग एक्सपोजर टू नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब नॉन आयोनाइजिंग जो रेडिएशन है उससे कैसे बच सकते हैं आप, उसका यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिससे कि आपको साइटों पे काफ़ी हेल्प मिलेगा कि कौन सा वहाँ पे लाइट है और किस तरह से बचे। तो जैसे मैंने बताया था अल्ट्रावायलेट जो कि सोर्स ऑफ इसका सन है, तो ये हम क्या करते हैं कि जब भी धूप में काम करने जाते हैं तो अपने शरीर को पूरी तरह से ढकते हैं ताकि हमारे स्किन बर्न ना हो। प्रोटेक्ट आई, आँख को जब ढकते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि हम जो है गॉगल्स लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं ताकि हम अपने आँखों को बचा सकें। विजिबल लाइट या लेजर से क्या हो सकता है? तो लो क्लास एवॉइडिंग शाइनिंग इन आइज़, इससे प्रोटेक्शन के लिए हाई क्लास आई प्रोटेक्शन शील्डिंग और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो विजिबल लाइट भी लो क्लास और हाई क्लास हो सकता है, तो उसके अनुसार आपको प्रोटेक्शन का यूज़ करना है। इंफ्रारेड जो मैंने बताया, रेड हॉट मटेरियल जो है रहेगा, वहाँ पे आपको क्या करना है? कवर एक्सपोज स्किन, यानी कि जो भी वर्कर वहाँ पे काम करेंगे उनका पूरी तरह से कपड़े पहनने चाहिए अच्छे से,
प्रोटेक्ट आई। माइक्रोवेव्स जो है सेफ डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। आइसोलेट एंड लॉक ऑफ, यानी कोई अंदर ना जाए उसके अंदर, इसकी व्यवस्था रखना है। और रेडियो वेव से क्या करेंगे आप, तो एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और आइसोलेट एंड लॉक ऑफ। तो ये कुछ प्रोटेक्शन है जो कि हमें लेना चाहिए। अब सेकेंड जो रेडिएशन है वो है आयोनाइजिंग। ये क्या करेगा कि चेंजेस करेगा जिस पे पड़ेगा उसमें, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। तो एक अल्फ़ा पार्टिकल्स, जो कि खासकर आप देखे होंगे यूरेनियम का जब यूज़ करते हैं वो न्यूक्लियर पावर प्लांटों में, वहाँ ये सब रेडिएशन का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत ज़्यादा डेंजरस रहता है। ये बॉडी में चेंजेस करता है जिसके चलते काफ़ी लोग मर जाते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब हुआ तो रेडिएशन। अल्फ़ा पार्टिकल जो है ये यूज़ किया जाता है खासकर बिल्डिंगों में, स्मोक डिटेक्टर एंड साइंस लैब वगैरह में यूज किया जाता है। बीटा पार्टिकल्स कहाँ यूज़ करते हैं, ये भी साइंस लैब में। और थिकनेस गेज वगैरह जो है किसी मटेरियल का थिकनेस नापने में, जैसे आप देखें हैं रेडियोग्राफी हम जब करते हैं तो थिकनेस नापने के लिए, मेजर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एक्सरे जो है मेडिकल रेडियोग्राफी, आप एक्सरे का यूज़ जानते ही होंगे। जब भी आप कोई हड्डी टूट जाए या कुछ चेस्ट का एक्सरे करना हो तो हम जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो यहाँ पे एक्सरे को आप देखे होंगे कि हमें एक्सरे बॉडी का करना पड़ता है। तो ये मेडिकल रेडियोग्राफी एंड बैगेज सिक्योरिटी स्कैनर, खासकर एयरपोर्ट वगैरह पे भी ये सिक्योरिटी स्कैन के लिए हर बैग का स्कैन करते हैं, जिससे कि उसमें कुछ मटेरियल होगा तो डिटेक्ट होता है उनको। तो वहाँ भी ये सोर्स है। और गामा रे का कहाँ सोर्स है, तो इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव जो एनडीटी टेस्ट करते हैं मेटल एंड वेल्ड्स का, वेल्डिंग वगैरह का जो टेस्टिंग के लिए गामा रे का यूज़ करते हैं। और न्यूट्रॉन्स जो है वो है न्यूक्लियर पावर स्टेशनों में यूज होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा, गामा, एक्सरे और न्यूट्रॉन्स, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है। तो क्वेश्चन इस तरह का आता है। हेल्थ इफेक्ट क्या होंगे, तो आयोनाइजिंग जो रेडिएशन है इसमें क्या होता है, रेडिएशन सिकनेस होता है। ये दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक एक्यूट इफेक्ट और दूसरा क्रोनिक, यानी कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है और ये लॉन्ग टर्म के लिए है। ये शॉर्ट टर्म के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए। और इसमें हेयर लॉस होता है, बाल झड़ जाएंगे। एनामिया होगा यानी कि खून की कमी, यानी कि रेड ब्लड सेल डैमेज होता है इसमें। और रिड्यूस इम्यून सिस्टम, वाइट ब्लड सेल डैमेज, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी खराब हो जाएगा। यानी कि इम्यून सिस्टम के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, तो ब्लड में हमारे WBC होता है, WBC, तो ये डैमेज होता है। और ऑल्सो RBC जो है रेड ब्लड सेल, ये भी डैमेज होता है। क्रोनिक इफेक्ट में क्या होगा कि कैंसर हो सकता है इससे। और जेनेटिक म्यूटेशन, मैंने बताया ना, जेनेटिक म्यूटेशन मतलब कि हमारा इसमें जो क्रोमोजोम होता है ना बॉडी पार्ट्स जो सेल के अंदर, उसमें ये चेंजेस कर देता है। यानी कि जेनेटिक म्यूटेशन भी करता है, उसमें भी चेंज कर देता है। और बच्चे जो आगे जन्म लेंगे ना उसमें बर्थ डिफेक्ट आएगा, यानी कि वो मतलब कि उसमें तरह तरह के जैसे कि कोई पैर नहीं होना, कोई हाथ नहीं होना, इस तरह का जो है परेशानी हो सकता है। उसके बाद जो है इससे हम बचने के लिए क्या क्या करेंगे, तो बेसिक मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग, तीन चीज़ कर सकते हैं हम रेडिएशन से बचने के लिए। एक टाइम में हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे रेडिएशन है यहाँ पे, तो हम पहले कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम बहुत कम जाएं, हमारा टाइम एक्सपोजर कम हो, यानी कि मिनिमम एक्सपोजर। जब हम उसके पास जाएंगे नहीं तो हमें रेडिएशन होने का चांस ही नहीं रहेगा। एंड डोज प्रोपोर्शनल टू टाइम, अब जितना पास में जाएंगे उतना ज़्यादा डोज हमें होगा, मतलब उतना ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा। जब हम इसके पास जाएंगे ही नहीं तो हमें डोज मिलेगा ही नहीं। उसके बाद जो है डिस्टेंस, यानी कि अल्फ़ा एंड बीटा कान ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द एयर एंड अदर फॉर्म ओबे द इन्वर्स स्क्वायर लॉ, और साथ में डबल द डिस्टेंस क्वार्टर द डोज।
तो आप देख रहे हैं कि इसमें बोल रहा है कि जितना पास में कम जाए, जैसे कि हर पार्टिकल का अलग अलग नेचर है, हर अल्फ़ा का अलग नेचर है, सबका अलग अलग नेचर है, तो हम इसके जितना दूर रहें, मान लेते हैं कि यहाँ सेफ डिस्टेंस है तो हम इससे पास जाएंगे ही नहीं तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर अल्फ़ा है तो उसके अनुसार दूरी, बीटा है उसके अनुसार दूरी, तो जो जिसका है जैसा है। तो यहाँ देख रहे हैं डबल द डिस्टेंस कर रहे हैं तो क्वार्टर द डोज, यानी कि हम 2 गुना डिस्टेंस बना रहे हैं तो 1/4 जो है 1/4 डोज हमें मिल रहा है। यानी कि अगर यहाँ पे है, अगर 1 डोज मिल रहा है तो अगर ये दूरी डबल कर दें, अगर ये 1 मीटर की दूरी है, अगर ये 2 कर दें तो अभी हमें 1/4 डोज होगा। तो आप देख रहे हैं जितना दूरी बढ़ा रहे हैं उतना डोज कम होगा। और सील्डिंग जो है यूजिंग मटेरियल सच एज लेड, तो लेड वगैरह से क्या है उसको सील्ड कर दें अगर यहाँ पे, तब हम यहाँ पे अगर रहें तो हम सेफ हैं, यानी कि कोई मटेरियल उसको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो हम कंट्रोल करने के लिए 3 चीज़ कर सकते हैं, टाइम कम कर सकते हैं, डिस्टेंस जो है बढ़ा सकते हैं और सील्डिंग कर सकते हैं। अगर तीनों हम करते हैं तो इफ़ेक्टिवली जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन के एक्सपोजर को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। अब बात आ गई एक ग्रुप एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन है। एक प्रेग्नेंट वोमेन इज नीडेड ऑफ एक्सरे फॉर सस्पेक्टेड ब्रोकन बोन। एक प्रेग्नेंट वोमेन है और उसकी हड्डी टूट गई, तो अब क्या होगा? तो डिस्कस द कंट्रोल मेजर इन द एक्सरे डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल यूजिंग, तो उसको एक्सरे करवाना है। अब तो हाथ टूट गया है लेकिन एक्सरे करवाना है, बट प्रेग्नेंट है तो जो बेबी है उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें टाइम, डिस्टेंस और सील्डिंग को लेके डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं इसके क्या आंसर होंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम उस जब औरत का एक्सरे करवाएंगे तो मिनिमम एक्सपोजर टाइम होना चाहिए ताकि कोई बेबी को इफेक्ट नहीं आए, क्योंकि एक्सरे कराना ज़रूरी है तो मिनिमम टाइम में करेंगे तो डोज कम हो जाएगा। और डिस्टेंस इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि खास डिस्टेंस में ही एक्सरे होता है। और सील्डिंग कर सकते हैं, यानी कि हमको जिस पार्ट को करना है उसी पार्ट पे एक्सरे देंगे, यानी कि बूथ फॉर रेडियोग्राफर और रिलेटिव स्टे आउटसाइड, लीड सील्ड फॉर प्रेग्नेंट वोमेन, फिल्म बैंडेज और ट्रेनिंग सुपरविजन। ये देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम कंट्रोल मेजर अप्लाई करते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन रेगुलेशन 2017, आइए देखते हैं कि बेसिक मीन्स ऑफ कंट्रोल एक्सपोजर आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो डोज लिमिट ऑन एक्सपोजर, अब इसकी डोज लिमिट क्या होगी? तो जनरल पब्लिक जो है 1 मीटर SV, तो 1 मिली सीवर्ट बोलते हैं पर ईयर, और वर्कर का है 20 मिलियन सीवर्ट पर ईयर। तो ये सेट किया गया है। ये आयोनाइजिंग रेडिएशन रेगुलेशन 2017, ये यूके का स्टैंडर्ड है। तो रेगुलेशन रिक्वायर दैट रिस्क असेसमेंट बी कैरिड आउट, दिस शुड बी डन बाय कॉम्पिटेंट पर्सन। हम लोग पता करेंगे कि साइट पे कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। और रेडिएशन प्रोटेक्शन एडवाइज़र एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन सुपरवाइजर्स में नीड टू बी अपॉइंटेड। जहाँ भी इस तरह का है वहाँ पे एडवाइज़र और सुपरवाइज़र को अपॉइंट करना है ताकि वो एडवाइज़ कर पाए और साथ में ये सब भी मेजर कर पाए कि कितना एक्सपोजर हो रहा है, यानी कि जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और उसके बाद जो है रेडॉन गैस जो है नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव गैस, ये भी एक तरह का रेडियो एक्टिव गैस है रेडॉन गैस। और इमिट अल्फा पार्टिकल रेडिएशन, ये गैस जो है ये अल्फा पार्टिकल जनरेट करता है, मतलब कि इससे निकलता है, न कि ये कोई रेडिएशन है, ठीक है ना, ये गैस है। तो आप ये कंफ्यूज नहीं हुए कि अल्फा बीटा पार्टिकल जैसे हम लोग पढ़ा था गामा एक्सरे, तो ये गैस है न कि ये रेडिएशन है। तो ये गैस है जो कि रेडिएशन इससे आता है अल्फा पार्टिकल, तो ये हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है, इसलिए हम इसको अलग तरीके से देख रहे हैं, इसको रेडिएशन के रूप में नहीं देख रहे हैं, ये सोर्स है। इसका हेल्थ इफेक्ट क्या है? तो आउटसाइड बॉडी नॉट पार्टिकुलरली हजार्डस, ठीक है। और इनसाइड बॉडी बाय इनहेलेशन इंक्रीज रिस्क ऑफ
लंग कैंसर। जब हम इसको इनहेल करते हैं ना तब लंग कैंसर का, बाहर अगर गैस है तो हमारे लिए हजार्डस नहीं है। तो जब हम इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, तब जाके हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है। तो रेडॉन गैस कहाँ पाया जाता है? तो वेयर नेचुरली अकरिंग लेवल आर हाई, यानी कि आउटसाइड लो कंसंट्रेशन, इनसाइड पुअरली वेंटिलेटेड वर्क प्लेस होगा, जब बेसमेंट वगैरह में ये पाया जाएगा वहाँ सिग्निफिकेंट रिस्क होता है इसका। कंट्रोल ऑफ रिस्क अबव द एक्शन लेवल अंडरटेक सर्वे, जब भी ये इसका जो लिमिट है उससे अगर ज़्यादा हो तो हमें वहाँ सर्वे करके पता करना चाहिए। अपॉइंट ए रेडिएशन प्रोटेक्शन सुपरवाइजर, इंट्रोड्यूस इंजीनियरिंग कंट्रोल जैसे पॉजिटिव प्रेशर एयर फैंस, ताकि वो इसको बाहर कर देगा बेसमेंट वगैरह से। और रेडॉन सम्स एंड एक्सट्रैक्शन सिस्टम, तो इस तरह से कहीं पे ऐसा हो जहाँ पे ये चूँकि हेवी है तो नीचे ही रहता है, तो इससे वहाँ सक करके बाहर कर दे। और बेसिक रेडिएशन प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी क्या है? तो बेसिक प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी दैट अप्लाई इन ऑल केसेज, मैंने बताया था पहले ही, इंजीनियरिंग जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल है उसमें क्या होता है, एलिमिनेट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जस्ट लाइक वैसे ही सबसे पहला काम है, इस तरह से हम किसी भी रेडिएशन को इसी तरह से काम करना चाहिए। पहले एलिमिनेट एक्सपोजर सो फॉर एज रीजनेबली प्रैक्टिकल, पहले एलिमिनेट ही कर दें, यानी कि वहाँ वो सोर्स आया ही नहीं, वहाँ पे हम जाए ही नहीं, इस तरह का। और रिड्यूस एक्सपोजर टू द लोवेस्ट लेवल रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, या उसका एक्सपोजर कम कर दे, यानी कि शील्डिंग करके टाइम कम वहाँ पे जाए, इस तरह का डिस्टेंस बढ़ा दें। तो सेकेंड ऑप्शन ये है। और थर्ड ऑप्शन है डू नॉट एक्सीड द रिलेवेंट रेडिएशन डोज लिमिट, अगर हम जाते भी हैं तो जो डोज लिमिट गवर्नमेंट ने सेट किया है उससे ज़्यादा ना बढ़े, जिससे बॉडी पे इफेक्ट ना आए। और फोर्थ है रिस्क असेस्ड बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन जो है देखेगा कि वहाँ पे कितना रेडिएशन है और क्या करना चाहिए, उसी के द्वारा रिस्क असेसमेंट करना चाहिए। और फिफ्थ जो है ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन सबको मिलना चाहिए कि यहाँ पे रेडिएशन है, इससे ऐसे बचे, ये ऐसे हेल्थ इफेक्ट करता है। तो सारी चीज़ अगर मालूम रहेगा हमारे वर्करों को, हमारे सुपरवाइजर इंजीनियर जो भी हैं, तो उन काफ़ी जो है हद तक बचा जा सकता है। और उसके बाद भी अगर कंट्रोल, मतलब कि ये करने के बाद भी एक्सपोजर हो ही जाता है, तो इसके लिए हेल्थ सर्विलेंस की गलती से भी जो है उसके बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है उसका, अगर पड़ रहा है तो हमें हेल्थ सर्विलेंस से मालूम चलेगा, तो हम उसका देखेंगे कि हमारा जो कंट्रोल मेजर है वो कहाँ पे इफ़ेक्टिव नहीं है और उसको हम करेंगे। और साथ में जिस आदमी का भी अगर हेल्थ सर्विलेंस से पता चलता है कि ज़्यादा रेडिएशन इन्होंने किया है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट और वहाँ से हटा के दूसरी जगह पे हम लोग उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये 6 स्टेप है जो कि हम किसी भी रेडिएशन के लिए अप्लाई करेंगे और ये इफ़ेक्टिव काम करेगा। उसके बाद रोल ऑफ मॉनिटरिंग हेल्थ सर्विलेंस, हेल्थ सर्विलेंस क्यों करते हैं? मैंने पहले ही बताया था वाइब्रेशन और नॉइस में भी कि हेल्थ सर्विलेंस करते हैं कि हम इतने सारे कंट्रोल मेजर लिए हैं फिर भी किसी की बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है उसको चेक करने के लिए कि उसमें क्या चेंजेज आए। तो उसके लिए हम लोग टाइप ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूड, हेल्थ सर्विलेंस में हम लोग क्या करते हैं, स्किन चेक करते हैं, रिस्पायरेटरी चेक करते हैं, एक्सपोजर रिकॉर्ड देखते हैं और सिकनेस रिकॉर्ड, ताकि उसके बॉडी पे क्या इफेक्ट आया। तो आई होप आपको ये रेडिएशन का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। इसके बाद जो है मेंटल इल हेल्थ है जिसमें हम लोग जानेंगे आगे। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और लाइक तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।